नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं। आज हम आपको बताएंगे फ्रांसीसी क्रांति, जो कि क्लास 9th के समकालीन भारत एवं विश्व नामक पुस्तक के विभिन्न पाठों से, जो कि पहला पाठ है फ्रांसीसी क्रांति, जिसके मुख्य बिंदु या मुख्य जो पॉइंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो विभिन्न एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट, उन्हें लगाएंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु है, टॉपिक है, चलते हैं कि फ्रांस के लोग महंगाई, कर वृद्धि और निरंकुश शासन से परेशान थे। महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चलते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। तो क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। सन 1774 में बुर्बों राजवंश का लुई 14वें फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। जब लुई फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तो राजकोष खाली था, अर्थात राजकोष में कोई भी धन संपदा नहीं थी और कई युद्ध लड़ने के कारण कर्ज के बोझ से वह दबा था। कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था, या स्टेट राज्यों में बटा हुआ था, और केवल तीसरे राज्य के लोग ही कर अदा करते थे। उस समय की बात चल रही थी। तो पूरी आज़ादी के लगभग 90% किसान थे। लगभग 60% जो ज़मीनों पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट या राज्यों के अमीरों का अधिकार होता था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त था, जिसमें महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि कुलीन वर्ग किसानों से सामंती कर वसूल करता था। वहाँ के किसान अपने स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़क के निर्माण में सहयोग देने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, टायद, एक प्रकार का धार्मिक कर के रूप में वसूलते थे, जबकि उन्हें प्रत्यक्ष कर टायल भी देना पड़ता था। अर्थात एक अप्रत्यक्ष या धार्मिक कर और दूसरा जो टायल था प्रत्यक्ष कर, वह भी देना पड़ता था। विश्व के सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन का सूत्रपात फ्रांस की क्रांति को जाता है। फ्रांस के राष्ट्रगान को मार्सिले के नाम से जाना जाता था। फ्रांस का जो राष्ट्रगान होता था उसको मार्सिले के नाम से जाना जाता था। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई और 21 जनवरी 1793 को उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। सन 1793 से 1794 तक के काल को फ्रांस के इतिहास में आतंक का युग कहा जाता है। इस समय फ्रांस में जैकोबिन क्लब का शासन था। जैकोबिन क्लब के नेता का नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिनों को सौ-कुलात के नाम से जाना जाता था। सौ-कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे और स्वतंत्रता का जो प्रतीक होते थे। अब क्या हुआ, 21 सितंबर 1992 को फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। किसको? फ्रांस को 21 सितंबर 1992 ईस्वी को। गणतंत्र सरकार का वह रूप जहां सरकार एवं उसके शासक प्रमुख का चुनाव जनता करती है। गणतंत्र बनने के बाद फ्रांस में जैकोबिनों का शासन हुआ। रोबेस्पियर सरकार सत्ता में आई। गणतंत्र से धड़ अलग करने की मशीन को गिलेटिन कहा जाने लगा उस समय पर, और इसका नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलेटिन के नाम पर ही पड़ा था। रोबेस्पियर सरकार ने चर्चों को बंद कर दिया और उसके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने अपनी नीतियां इतनी सख्ती से लागू की कि उसके समर्थक भी त्राही करने लगे, अर्थात उनको कोई भी बचा नहीं पा रहा था।
अंततः जुलाई 1994 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। आगे जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस में मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता में आई। नया संविधान बना और जिसमें 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान रखा गया और इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। लेकिन फ्रांस में यह शासन भी डायरेक्टरों के आपसी झगड़ों के से ही नहीं चला और फिर सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। तो आइए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत निम्न परिस्थितियों में हुई। नंबर 1, लुई 16वें का शासन था और कई बार युद्ध की मार झेलने से फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वह जर्जर हो चुकी थी पूरी तरह से, और फिर उसे एक नए कर बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई थी। दूसरा जो मुख्य पॉइंट है, मजदूरों, व्यवसायियों, किसानों का शोषण हो रहा था। मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। तीसरा, किसानों की फसलें कड़ाके की ठंड के कारण मारी गई थीं और खाने पीने की वस्तुओं आसमान छूने लगी थीं। नेक्स्ट कारण जो है कि तीसरे एस्टेट या स्टेट के प्रतिनिधि जो थे अब खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर चुके थे और नए संविधान भी बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने। इस समय कुछ दार्शनिकों के विचार और निरंकुश शासन से पूरा फ्रांस आंदोलित होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला और कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूह को निराशा हुई। तो फ्रांसीसी समाज के तीसरे तबकों को क्रांति का फायदा मिला। कुलीन वर्ग को सत्ता छोड़ना पड़ा जो जनता से सामंती कर वसूलते थे। पादरी वर्ग को निराशा हुई जिनकी चर्चों को बंद कर दिया गया था। पादरियों की चर्चों को और चर्चों के भवनों को कार्यालयों में तब्दील या बदल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई। आंसर है 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए जो फ्रांसीसी क्रांति है, नंबर 1 बात जो आती है स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। दूसरा है विश्व के विभिन्न या अधिकांश देशों के अंदर जहाँ इस तरह की क्रांति की आवश्यकता थी उन्हें फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा मिली थी। तीसरा है अमेरिका, रूस और इंग्लैंड में भी इस क्रांति की प्रेरणा से क्रांति हुए और विश्व पटल पर आमूल परिवर्तन हुए थे। चौथा कारण है कि इस क्रांति की प्रेरणा से विश्व के अनेक देशों में सामाजिक, राजनीतिक और क्रांतिकारी आंदोलन हुए। इस आंदोलन से तानाशाही और निरंकुश शासकों का अंत हुआ और विश्व जनमानस अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन को प्रेरित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से में है, अर्थात फ्रांस की क्रांति से है, अर्थात उस समय से ही लागू है। तो जीवन को जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानून बराबरी का अधिकार, स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व का अधिकार, जो कि उस समय भी थे और आज भी आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर विरोध थे। तो इस बात से जाना जा सकता है कि मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा में कई आदर्श संदिग्ध थे। उदाहरण के लिए कानून केवल समाज के हानिकारक कार्रवाइयों को रोकने के लिए ही अधिकार रखता था, जबकि अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक अधिकारों के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। दूसरा, घोषणा में यह कहा गया कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, सभी नागरिकों को इसके गठन में भाग लेने का अधिकार है और सभी नागरिक इसके समक्ष समान हैं। जबकि उस समय फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बन गया था। तब लगभग 3 लाख पुरुषों और महिलाओं को जो 25 वर्ष की आयु के अंतर्गत थे उन्हें वोट देने की अनुमति नहीं थी। अंततः इसे स्पष्ट है कि सार्वभौमिक अधिकार फ्रांसीसी समाज के कुछ वर्गों तक ही सीमित था
और संविधान अमीरों के लिए ही उपलब्ध होता था। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन के उद्देश्य या उदय को कैसे समझा जा सकता है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 ईस्वी में हुआ था। तो उस समय रोम सागर के द्वीप कोर्सिका की राजधानी अजासियो में उसका जन्म हुआ था। वह असाधारण प्रतिभा का स्वामी था। उसने पेरिस की फौजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सेना में भर्ती हुआ और असीम वीरता, साहस और सैनिक योग्यता द्वारा उन्नति कर सेनापति बन गया। उसने ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया के विरुद्ध विजय प्राप्त की और उसके बाद वह डायरेक्टरी का प्रथम बना और थोड़े समय में ही वह फ्रांस का सम्राट बन गया। उसने अपनी योग्यता एवं कुशलता से फ्रांस में शांति व्यवस्था स्थापित की थी। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लुई 16 में कब फ्रांस पर अपना आसीन हुआ था। तो 1774 ईस्वी में। लुई 16 में जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तब उनकी उम्र क्या थी? 20 साल की। लुई 16 में जब राजगद्दी पर आसीन होने के समय वित्तीय संसाधन नष्ट होने के कारण क्या थे? तो लुई 16 में जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन होने के समय उसमें वित्तीय संसाधन नष्ट होने के प्रमुख कारण थे लंबे समय तक युद्धों का चलन था। लिब्रे क्या था? तो फ्रांस की एक मुद्रा होती थी लिब्रे, जिसको कि 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था और फ्रांस को 21 सितंबर 1792 ईस्वी को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पुस्तक में सरकार के अंदर सत्ता विभाजन की बात कही गई? कि विच बुक हैज प्रपोज्ड ए डिवीजन ऑफ पावर विद इन गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज को कितने स्टेट में बांटा? 3 स्टेटों में बांटा हुआ था उस समय। फ्रांसीसी समाज के कौन से स्टेट के लोग टैक्स अदा करते थे? इस वर्ग में कौन कौन से लोग आते थे? जो 3 तरह के लोग थे उसी में इस वर्ग में व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग लोग आते थे। यही कर अदा करते थे। तायद एवं टाइल क्या था? तो फ्रांस में धार्मिक कर को तो तायद कहा जाता था और प्रत्यक्ष कर जो डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता था उसको टाइल कहा जाता था। लुई 16 में के कर बढ़ाने के क्या कारण थे? तो वहाँ की जनसंख्या की वृद्धि, फ्रांस सरकार पर कर्ज का बोझ, वित्तीय संसाधन में कमी और बार बार युद्ध की मार, इनसे बढ़ने के कारण लुई 16 ने वहाँ की जनता पर टैक्स बढ़ाने चालू किए थे। एस्टेट जनरल क्या है? इसका क्या कार्य होता है? तो स्टेट्स का जो जनरल होता है एक सरकारी संस्था थी उस समय। नए कर की मंजूरी के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाती थी और यह नए प्रस्तावों पर अनुमोदन का कार्य करता था। सन 1791 में फ्रांसीसी संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको सौंप दिया? तो नेशनल असेंबली को। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक थे रूसो। लुई 16 की मृत्यु कैसे हुई? तो न्यायालय द्वारा उसे देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। तो 21 जनवरी 1973 को उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। 21 जनवरी 1973 को किसको? लुई 16 को। कहाँ? देशद्रोह के आरोप में फ्रांस में। फ्रांस के इतिहास में किस समय को आतंक का युग कहा जाता है? तो फ्रांस का इतिहास और आतंक का युग हम आपको बता चुके हैं। फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने के लिए मतदान का अधिकार किस प्रकार दिया गया? कि फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने के लिए मतदान का अधिकार कुछ लोगों को ही प्राप्त था। लोग 2/3 कर चुकाते थे जो सक्रिय नागरिक थे, उन्हें ही मतदान का अधिकार प्राप्त था। महिलाएं मतदान नहीं कर सकती थीं उस समय। फ्रांस में सम्राट लुई 16 के शासन में सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक किस आधार पर बांटे गए थे? मतदान का अधिकार था इनमें से किसको? 25 वर्षों से अधिक उम्र के पुरुष जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे उन्हें सक्रिय नागरिक का दर्जा प्राप्त या दर्जा दिया गया था। से सभी पुरुष तथा महिलाओं को केवल के रूप में या मुख्य रूप में वर्गीकृत किया गया था, न के रूप में। लुई 16 के लिए फिर से कर लगाने की खबर की कौन सी व्यवस्था ने लोगों को गुस्से को और बढ़ा दिया था?
तो उन्होंने फिर से कर लगाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया था कि कुछ विशेष वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार दिए गए थे। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों के विचारों ने किस प्रकार आग में घी डालने का काम किया। तो लुई सरकार जो थी, निरंकुश शासन, जर्जर हो चुकी भूखी जनता, महंगाई की मार, अमीर गरीब की चौड़ी खाई और असुरक्षा की भावना से फ्रांस की क्रांति की आग अभी सुलग रही थी। तो उसके विचारों ने आग में घी डालने का काम किया था और लोगों को उनके विचारों में अपना भविष्य नजर आया। उनके विचारों पर काफ़ी हाउसों और सैलूनों की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से उनके विचारों का व्यापक प्रचार हुआ। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में लुई 16वें का शासन था। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या थे? नंबर 1 कारण था लुई सरकार का निरंकुश शासन। लुई सरकार का निरंकुश शासन। दूसरा था मजदूर, व्यापारियों और किसानों का शोषण। तीसरा था दार्शनिकों के विचारों जो लोगों के क्रांति के लिए प्रेरित किया था उन्होंने। चौथा था महंगाई, बेरोजगारी और बार बार युद्ध से फ्रांस की सरकार का कर्ज का बोझ। पांचवा था कर में भारी वृद्धि। इन सभी कारणों से फ्रांस में, तो आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी महिलाओं को मताधिकार का कब प्राप्त हुआ? 1941 ईस्वी में। तो वहाँ की जो महिलाएं थीं उनको वोट नहीं दिए जाने देता था। तो यह कार्य कब हुआ? 1941 ईस्वी में उन्होंने वोट का अधिकार या मताधिकार प्राप्त किया था। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन क्या है? तो यह फ्रांस का सबसे मशहूर क्लब जो थे उनमें से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर कौन था? उसकी मृत्यु कैसे हुई? तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब का नेता था और लुई की मृत्यु के बाद जैकोबिन का शासन हुआ। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राई करने लगे थे। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे और मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन हैं दोबारा से रिपीट हुए हैं। धन्यवाद।